नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बज रहे हैं। आइए शुरू करते हैं चक्रव्यूह और देखते हैं आज कौन सी कहानियां आपने पसंद की हैं। बिहार में नीतीश कुमार की यात्रा खत्म और निशांत की शुरू। क्या है पूरी खबर, इसे 17% लोगों ने देखना चाहा है। यूपी पॉलिटिक्स में फूलन देवी की री एंट्री के पीछे क्या है खबर, इस खबर को देखने में 19% लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। पश्चिम बंगाल पश्चिम एशिया में जारी जंग में क्या इजराइल ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इस खबर को 22% लोगों ने देखना चाहा है। 7:28 डिटेल में इस खबर पर नजर डालते हैं। लेकिन जो खबर आज सबसे अधिक वोट पाकर नंबर 1 बनी है आपके वोटों से, वो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का क्या बंग भंग वाला दांव क्या है। इस खबर पे 42% दर्शकों की दिलचस्पी है, सबसे अधिक वोट मिले हैं और यही चक्रव्यूह में आपके पसंद के अनुसार हमारी कवर स्टोरी है। বাংলা রাজ্যটাই তুলে দিতে চায়, অনেক প্ল্যানিং করেছে। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावी जंग में ममता ने बंगाली बनाम बाहरी वाले नैरेटिव पर एक और सियासी गियर अब लगा दिया है। ममता ने आरोप लगाया है कि बंगाल जीतने में नाकाम बीजेपी अब राज्य को तोड़कर एक अलग राज्य बनाने की साजिश कर रही है। ममता बनर्जी का दावा है कि बीजेपी उत्तर बंगाल के जिलों और बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने की प्लानिंग कर रही है। बांग्ला राज्य वे बंगाल राज्य को ही खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए काफी योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। आपको बिहार में मिला दिया जाएगा। मैंने उत्तरी बंगाल के विभाजन को रोक दिया है। यह बात कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर सामने आई थी और मैंने उसी दिन इस पर अपनी आवाज उठाई थी। याद रखिए, मैंने लोगों के अधिकारों के लिए सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। তো লড়াই করেছি। एक तरफ ममता बनर्जी नए राज्य का शगुफा छेड़कर खुद को बंगाल की अखंडता की एकमात्र रक्षक के रूप में पेश कर रही हैं, जिससे बंगाली भावनाओं को जोड़ा जा सके। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी ममता को घेरने के लिए चार्जशीट का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। कल अमित शाह कोलकाता में टीएमसी के खिलाफ एक चार्जशीट जारी करने वाले हैं। इस चुनावी चार्जशीट में बीजेपी ममता के 15 सालों की विफलताओं का ढोल पीटने की तैयारी कर रही है। और मेल्टडाउन उनका शुरू हो गया है, काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, क्योंकि उल्टी गिनती जब शुरू हो जाती है तब ऐसे भ्रमित करने वाले बयान नेता देने शुरू करते हैं जो ममता जी दे रही हैं। कट मनी वाली सरकार, भ्रष्टाचार वाली सरकार, भ्रष्ट मंत्रियों वाली सरकार और जिसके 12 मंत्री और विधायक जेल चले गए हों, ऐसी एकमात्र सरकार ममता बनर्जी की है। तो बीजेपी लगातार ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और कट मनी जैसे गंभीर आरोप लगाती आई है। अब इन्हीं आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार की एक चार्जशीट तैयार की है। इसके जरिए बीजेपी सार्वजनिक वितरण यानी राशन प्रणाली में घोटाला, 100 दिवसीय ग्रामीण रोजगार के साथ साथ इसमें घोटाला, आवास परियोजनाओं में घोटाला, मिड डे मील, बाढ़ और राहत के काम में अनियमितता के आरोप लगाने वाली है। इसके साथ राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ, कानून व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा, सांप्रदायिक तनाव और महिला सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर भी बीजेपी ममता सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। टीएमसी सरकार के खिलाफ चार्जशीट में बढ़ती बेरोजगारी, पलायन, बंगाली पहचान की कीमत पर उर्दू को बढ़ावा देना और मदरसा शिक्षा पर ज्यादा बजट देने को लेकर भारतीय जनता पार्टी बंगाल की सियासी पिच पर ममता को बोल्ड करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी एक तरफ ममता के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रामनवमी के जुलूस से राज्य का सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। आज शुवेंदु अधिकारी ईस्ट मिदनापुर में निकाली गई रामनवमी रैली में शामिल हुए। ममता के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर से मैदान में हैं। कल उन्होंने भवानीपुर में भव्य रामनवमी का जुलूस निकाला था। रामनवमी रैली से लगातार शुवेंदु सनातनी सिपाही बनकर ममता पर तुष्टीकरण के बाउंसर फेंक रहे हैं। इस बार माहौल दूसरा है।
हिंदू जाग चुका है, जागरण हो गया है। सनातनी बांटने वाला नहीं है, सब एक साथ हो गया है। इसलिए 8 साल बाद 10,000 श्रद्धालु का जुलूस चल रहा है माता जानकी का मंदिर में। सर, हिंदू जाग चुका है कह रहे हैं आप, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा? क्या सरकार बनती दिख रही है? राम राज्य होगा। बंगाल में वोटों की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। बीजेपी ममता को उखाड़ फेंकने का जोर लगा रही है, तो वहीं ममता के सामने एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती समेत कई अहम मुद्दे पहाड़ बनकर अब खड़े हो गए हैं। लिहाजा दीदी बंगाली अस्मिता पर बहुत बड़ा दांव लगा रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बीजेपी की कमजोरी है। बंगाली अस्मिता के नाम पर वो खुद को बंगाल की बेटी बताकर बीजेपी पर बंगाल को तोड़ने की साजिश जैसे गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। हालांकि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे पिछले साल नवंबर में संसद के अंदर बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद को जोड़कर नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग आधिकारिक तौर पर कर चुके हैं। बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। अभी आप निशिकांत दुबे साहब को सुन रहे थे। एक और बात याद दिलाता हूं, इस 25 और 27 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह भी सीमांचल के दौरे पर थे। वहां बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और सीमा सुरक्षा में तैनात जो बल हैं एसएसबी, बीएसएफ और आईबी के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अमित शाह के दौरे और निशिकांत दुबे के बयान को मिलाकर अब ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ नई सियासी तलवार तान दी है। अब ये दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दार्जिलिंग के साथ सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले के साथ एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है। यानी यह इलाका बिहार का और यह इलाका बंगाल का, ये जब जोड़ेंगे भारत के नक्शे पर तो यहां होता है, तो ये पूरा हिस्सा निकलकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन सकता है। हमने जानबूझ के नहीं जोड़ा है क्योंकि अभी ये अटकलें हैं, आधिकारिक तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, ये सिर्फ बयानबाजी चल रही है। अगर ऐसा हुआ कि एक नया प्रदेश बना तो बिहार के सीमांचल का 11,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका और पश्चिम बंगाल के करीब 12,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका आपस में जुड़ जाएगा। ऐसे में अगर इन सभी 8 जिलों के क्षेत्रफल को जोड़ा जाए तो ये तकरीबन 23,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका बैठता है। बंगाल और सीमांचल के इन जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोप लगातार लगे हैं। इन 8 जिलों में मुस्लिम आबादी बहुत अधिक है। बंगाल के मुस्लिम बहुत 4 जिलों में ममता बनर्जी की गहरी पैठ है। इन चारों जिलों में बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में 49.92% मुस्लिम है, दक्षिणी दिनाजपुर में 24.63% मुस्लिम आबादी है, मालदा में मुस्लिम आबादी 51% के ऊपर है और बिहार के किशनगंज में मुस्लिम आबादी लगभग 68% है, पूर्णिया में मुस्लिम आबादी करीब 38.46% है और कटिहार में 31.43% मुस्लिम आबादी है। इसमें आपको तमाम आंकड़ा एक साथ एक ग्राफिक्स में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर बिहार और पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों को साथ जोड़कर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक के दलों का चुनावी गणित गड़बड़ा जाएगा। इसी बात की चिंता ममता बनर्जी को अब खाई जा रही है, इसीलिए उन्होंने मां माटी मानुष वाले दांव पर बंगाल बचाव का तड़का लगा दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्रियों के संग पीएम मोदी का संवाद शुरू हो गया है। मिडिल ईस्ट के क्राइसिस पर जो तेल और एलपीजी और गैस की दिक्कतें हैं उसको लेकर पीएम मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। ये ऑनलाइन बैठक चल रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री हर मुख्यमंत्री के साथ बात कर रहे हैं। टीम इंडिया की जैसी बैठकें कोविड काल में हुआ करती थी, वैसे एक अलर्ट के लिए, एक सचेत करने के लिए, एक सिस्टम को समझने के लिए प्रधानमंत्री ने इस बैठक को बुलाया देश भर के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की, और यह कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एक बयान पर और ज्यादा बवाल हो गया है।
आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी पर सवालों के बाउंसर फेंकने शुरू कर दिए। दरअसल रेखा गुप्ता कल हमारे कार्यक्रम टाइम्स नाउ समिट में शामिल हुई थी। इस दौरान उनसे केजरीवाल को शराब घोटाले में मिली जमानत पर एक सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा, मैं अभी आपको सुनाऊंगा। जो कुछ कहा उससे एक नया विवाद खड़ा हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता के इस बयान को आम आदमी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिशें शुरू कर दी हैं। पहले आप रेखा गुप्ता साहब जी का ये बयान खुद सुनिए। तथ्य थे और वो जिस चीज को कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार होकर छूट गया हूं, मैं ड्रैकलिन हो गया हूं, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। वो एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसका पहला फेज हो सकता है उन्होंने क्या करके सेट करके चीजें निकाली, परंतु अगले फेज में भी उनको सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद यदि वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया निकल जाते हैं तो दिल्ली भी देखेगी और जनता भी उनसे पूछेगी। चलिए तो फिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सेट। क्या करके? सेट करके। और रेखा गुप्ता के इसी बयान ने आम आदमी पार्टी को बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी पर हमले का एक मुद्दा थमा दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। उन्होंने रेखा गुप्ता के बयान को सीधे सीधे अदालत के अपमान से जोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह ने रेखा गुप्ता पर कई सारे सवाल दागे। संजय सिंह ने पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सारे केस उन्होंने ऐसे ही सेटिंग से किए थे। रेखा गुप्ता जी ने आज ये बयान दिया है कि अदालत से जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी और बाकी लोगों के पक्ष में जो फैसला आया, हमारी पार्टी के नेताओं के पक्ष में जो फैसला आया, अन्य अभियुक्तों के पक्ष में जो फैसला आया, रेखा गुप्ता जी कह रही हैं वो फैसला अदालत को सेट करके लिया गया है। इतना बड़ा घोर अपमान अदालत का आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा बयान दे, जो बयान रेखा गुप्ता जी ने दिया है। और इसके साथ मैं रेखा गुप्ता जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो फैसले पहले आए, तो आपने सेट करके वो फैसला लिया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने सेट करके वो फैसला लिया क्या? नरेंद्र मोदी जी ने सेट करके वो फैसला लिया क्या? जो फैसले हमारे खिलाफ आए, वो चाहे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हो या मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो या हमारे खिलाफ हो, सत्येंद्र जैन के खिलाफ हो, तमाम अदालतों से, हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से वो फैसले आपने सेट करके हासिल किए। इसका मतलब तो यही कि आपने सेट करके वो फैसला। तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, जो आतिशी भारद्वाज, उन्होंने आज सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा हमला मुख्यमंत्री पर किया है। सौरभ भारद्वाज का आपको प्लेटफॉर्म एक्स पे जो उन्होंने लिखा है रेखा गुप्ता जी के खिलाफ, वो दिखा देता हूं। उन्होंने रेखा गुप्ता पर न्यायिक पालिका को बदनाम करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से रेखा गुप्ता के बयान पर संज्ञान लेकर अवमानना का मुकदमा चलाने की अपील की है और साथ में रेखा गुप्ता का इस्तीफा भी मांगा है। हम आपको याद दिलाएं, पहले भी कई बार मौके आए हैं जब रेखा गुप्ता के बयानों की वजह से उनको सुर्खियां मिली हैं और जिन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, जिसपे बीजेपी को आगे जाकर कई सारी सफाइयां भी देनी पड़ी है। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर, और ये कहानी फूलन देवी से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेंगे और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कैरेक्टर जो अचानक राजनीति में खूब ज्यादा चर्चा में आया था और अब फिर से आने की तैयारी कर रहे हैं। 30 साल पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में फूलन देवी की एंट्री हुई थी। आज फिर फूलन का नाम सुर्खियों में है क्योंकि अखिलेश यादव ने उनकी बड़ी बहन रुक्मणी देवी को समाजवादी पार्टी की महिला सभा का प्रमुख बना दिया है। पूरा भरोसा विश्वास है कि हर समाज के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गरीब समाज के लोग अखिलेश की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ। रुक्मणी देवी जी को क्यों बनाया अखिलेश यादव ने, मैं अब विस्तार से आपको समझाता हूं। 67 साल की रुक्मणी देवी को समाजवादी पार्टी की महिला सभा का अध्यक्ष बनाया जाना संगठन में रूटीन बदलाव बिल्कुल नहीं लगता। उन्होंने रूबी श्रीवास्तव की जगह महिला विंग की कमान दी गई।
राजनीतिक हलकों में यही माना जा रहा है कि अखिलेश यादव निषाद वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए रुक्मणी देवी का सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर बात निषाद वोटों की करें, इस गणित को समझ लीजिए क्यों यूपी में इंपॉर्टेंट है। निषाद समुदाय मुख्य रूप से नदियों तालाबों में काम करने, नौका चलाने और मछली पालन से जुड़ा काम करता है, जो कि ओबीसी समुदाय है। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का वोट करीब 4.5% है और वो प्रदेश की करीब 160 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। 80 सीटों पर तो निषाद वोटरों की संख्या 1 लाख के करीब है। इनका ज्यादा प्रभाव पूर्वांचल में है, जिनमें गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, महू, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोई, जौनपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर, फतेहपुर आदि जिले शामिल हैं। एक जमाने में उत्तर प्रदेश में निषादों का सबसे बड़ा चेहरा फूलन देवी ही हुआ करती थी, लेकिन बाद में और भी कई नेता उभरे, बल्कि संजय निषाद ने तो निषाद पार्टी ही बना ली और इसी नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में संजय निषाद ने बीजेपी से गठबंधन में चुनाव लड़ा, जिसमें ज्यादातर सीटों पर उन्हें जीत मिली थी और जहां हारे भी तो बहुत ही मामूली वोटों से। अब यह संयोग है या प्रयोग कि रुक्मणी देवी के समाजवादी पार्टी की महिला सभा के अध्यक्ष बनाए जाने से 3 दिन पहले 22 मार्च को संजय निषाद गोरखपुर में फूट फूट कर रो रहे थे। वो मोदी और योगी की तो प्रशंसा कर रहे थे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि उनकी सरकारों ने निषादों का हक लूटा है। तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तुम्हारे बच्चे आज के दिन में, तुम्हारे बच्चे कहाँ भीख नहीं मांग रहे हैं। आज के दिन में हमारे लोगों का वोट लेकर छीना गया है। हमारे बच्चों को आज भूखों, हमारे लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मैं तो इतना कहूंगा, खड़ा हो जाओ, अपने पास अपनी पार्टी खड़ा करो या खड़े हो जाओ कुर्सी से, अपने खड़ा हो जाओ। संजय निषाद के आंसुओं में कितना दम है ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन संजय निषाद ने अपना स्टैंड 1 साल पहले साफ कर दिया कि अगली बार वो बीजेपी के साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला जिस तरह 2024 में काम कर गया, उससे अखिलेश को लगता है कि संजय निषाद घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये रोना प्रायश्चित माने, क्या माने इस बात को? प्रायश्चित माने या क्या माने इस बात को? पिछली सरकारों में कुछ नहीं किया गया उनके समाज में। अब चली चला की बेला है, आंसू तो आएंगे, विदाई के समय पर आंसू तो आते ही हैं। फूलन देवी की बहन का समाजवादी पार्टी में अहम ओहदा पाना फिर से फूलन देवी वाली राजनीति के रिवाइव होने का मौका भी हो सकता है। याद दिलाऊं, आज से 30 साल पहले 1996 के लोकसभा चुनावों में जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव थे, उस वक्त पार्टी संभालते थे, उन्होंने फूलन देवी को मिर्जापुर से चुनाव लड़वाया तो हर कोई चौंक गया था। फूलन देवी की कहानी हम आपको बताएंगे। उस समय मुलायम सिंह यादव पर सवाल भी उठे, लेकिन मुलायम सिंह ये जानते थे कि फूलन देवी पर दांव लगाना कितना कारगर साबित होगा। दरअसल वो निषाद समाज को उनका अधिकार दिलाने के लिए एक वोट बैंक की तरह खड़ा करना चाहते थे, जिसमें बहुत हद तक समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव कामयाब भी हुए थे। न सिर्फ मिर्जापुर से फूलन देवी चुनाव जीती, बल्कि कई जगहों पर समाजवादी पार्टी को फायदा भी पहुंचा था। अब आप सुनिए फूलन देवी की कहानी। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को हुआ। 11 साल की उम्र में उनकी शादी 35 साल बड़े पुत्ती सिंह मल्लाह से हो गई। जब वो 16 साल की थी तो कुछ डाकुओं ने उनका अपहरण कर लिया। 14 फरवरी 1981 को उत्तर प्रदेश के बहमई गांव में फूलन देवी अपने गिरोह के साथ आई और 22 ठाकुरों की हत्या कर दी। फूलन का कहना था कि ठाकुरों ने उनके सामूहिक बलात्कार किया था उनके साथ, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने वो हत्याएं की थी। बाद में फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह के सामने 12 फरवरी 1983 को आत्मसमर्पण भी कर दिया। उसके बाद 11 साल तक जेल में रहने के बाद 1994 में वो रिहा हुई। 1996 और 1999 में मिर्जापुर से ही 2 बार सांसद चुनी गई। 25 जुलाई 2001 को जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था, उसी वक्त दिल्ली के अशोक रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर शेर सिंह राणा नाम के एक व्यक्ति ने गोली मारकर फूलन देवी की हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।
संसद में फूलन देवी की हत्या पर काफी बहस हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए। वहां मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी की त्रासदी और पीड़ा पर जो कुछ कहा था उसको आज आपको सुनना चाहिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फूलन देवी पे बहुत बड़ी कहानियां लिखी गई, किताबें लिखी गई, फिल्म बनाई गई, लेकिन उसको हमेशा कुख्याती डकैत कहा गया। कभी भी समाज ने सम्मान नहीं दिया। जिस समय नंगा किया गया, बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, कोई समाज खड़ा नहीं हुआ। और जब वो राजनीति आज भी कायम है जब फूलन देवी की बहन कह रही हैं कि यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद फूलन देवी के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते हैं। वो तो ढकोसले हैं, ये तो उसने एक दुकान बना ली है। हम कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मुझे गुस्सा तो आती है कि फूलन के नाम पर इसने बहुत उल्लू बना के जनता का लूटा है कि हम फूलन के लाने ये करेंगे वो करेंगे। मुलायम सिंह यादव चुनावी राजनीति को साधने में बहुत माहिर खिलाड़ी थे। 1996 आते आते उत्तर प्रदेश की राजनीति त्रिकोणीय हो चुकी थी। एक तरफ बीजेपी थी जो हिंदुत्व को उभार और वाजपेयी की व्यापक छवि के बल पर अपने लिए उम्मीदें देख रही थी। दूसरी तरफ बीएसपी थी जिसकी नेता मायावती मुख्यमंत्री बन चुकी थी और बीएसपी को लोग गंभीरता से लेने लगे थे। तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी थी जिसको मुलायम सिंह यादव ने यूपी की राजनीति का एक अहम प्लेयर बनाया हुआ था। कांग्रेस उन दिनों में यूपी की राजनीति में धीरे धीरे अप्रासंगिक होने लगी थी। मुलायम सिंह यादव का जोर पिछड़े वर्ग पर और मुसलमानों को साधने पर सबसे ज्यादा रहता था, यानी अखिलेश यादव की पीडीए में से पी और ए पर, पिछड़ा और अल्पसंख्यक पर। अब पिता की राजनीति को हो रही विस्तार देने के लिए अखिलेश यादव ने जिस पीडीए की राजनीति अब चली है उसमें पिछड़े वर्ग और खासकर निषादों को साधने में फूलन देवी का नाम उनके काम आ सकता है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। अब बात नीतीश कुमार एंड फैमिली की। नीतीश कुमार की बिहार यात्रा खत्म हो रही है तो उनके बेटे निशांत कुमार की सियासी यात्रा शुरू हो रही है और इसके लिए तैयार हो चुकी है उनकी एक टीम। आज विस्तार से उसकी बात होगी। आज नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आखिरी दिन है। इसे बतौर सीएम उनकी आखिरी सियासी यात्रा कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनके बेटे निशांत की राजनीतिक यात्रा शुरू हो रही है। बिहार सहित पूरे देश की नजर इस वक्त निशांत कुमार पर लगी है। सबके मन में यही सवाल है कि वह अपने पिता की राजनीतिक यात्रा को किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह कि जो नीतीश कुमार पूरे जीवन समाजवाद की बातें करते रहे, जिन्होंने राजनीति में परिवारवाद का जमकर विरोध किया, वो आज बेटे के सियासी करियर की चाहत में अपने सभी सिद्धांतों से क्या समझौता कर बैठे हैं। जो नीतीश कुमार बड़े गर्व के साथ ईमानदारी और समाजवाद का तमगा दिखाते थे, आज उन पर परिवारवाद के दाग लग रहे हैं। अब अपनी सियासी एंट्री पर निशांत क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। हम लोग पिताजी के मार्गदर्शन में ही चलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि पार्टी के सारे वरीय कार्यकर्ता हो, जनप्रतिनिधि हो या जमीनी कार्यकर्ता, सबको साथ लेकर चलूं और जनता का स्नेह पर प्यार जो मुझे मिल रहा है उसके लिए आभार देता हूं। आप सब अपना विश्वास बनाए रखें। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की एग्जिट और निशांत कुमार की एंट्री पर हर किसी की अब नजर है। हालांकि अपने बेटे की राजनीतिक सुरक्षा देने के लिए नीतीश कुमार ने एक ऐसी टीम अपने बेटे के लिए बना दी है जिसमें उनके पुराने भरोसेमंद साथियों के बच्चे ही जोड़े गए हैं। इनमें ज्यादातर तो जेडीयू के विधायक हैं और राजनीति में पहले से एक्टिव हैं। यानी बिहार की राजनीति में पूरी की पूरी एक नई पीढ़ी का अब उदय निशांत की टीम के तौर पर होने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि निशांत की सियासी इंटर्नशिप में यही टीम है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, जो उनकी मदद करने वाली है। इसे ही टीम निशांत का नाम दिया गया है। यह कुछ दिन पहले की तस्वीर है जिसमें निशांत अपनी नई टीम के साथ दिखाई दिए थे। जेडीयू ज्वाइन करने से पहले निशांत ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की थी। इसमें ज्यादातर लोग जेडीयू के ही युवा विधायक हैं। जो कुछ दिन पहले जेडीयू की सोशल मीडिया टीम ने इस मीटिंग का बिना आवाज का यानी म्यूटेड एक वीडियो जारी किया था। मीटिंग के बाद टीम निशांत कुमार का एक ग्रुप फोटो भी सामने आया। तो अब आपको भी ये उत्सुकता हो रही होगी कि इस टीम में कौन कौन है, उनका परिचय क्या है, वो भी आप जानना चाह रहे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले टीम निशांत के मेंबर्स और उनके बैकग्राउंड के बारे में आपको बता देता हूं। एक एक करके आगे बढ़ते। पहला नाम है निशांत कुमार की टीम में, वो आएगा चेतन आनंद का, जो कि जेडीयू के एमएलए बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे हैं।
अगला नाम ऋतुराज घोसी का, ये भी एमएलए हैं, पूर्व सांसद अरुण कुमार के पुत्र हैं। तीसरा नाम कोमल सिंह का, ये भी जेडीयू की विधायक हैं, ये एलजेडी की सांसद वीणा देवी की बेटी हैं। संजय झा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मनीष कुमार नीतीश कुमार के भांजे हैं, जेडीयू की सोशल मीडिया का टीम का काम देखते हैं। अगला नाम रुहेल रंजन का है, ये जेडीयू के एमएलए रहे पूर्व विधायक राजीव रंजन के बेटे हैं। सुभानंद मुकेश एक और नाम, जेडीयू के ये भी एमएलए हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह के बेटे हैं। मांजरिक मृणाल जेडीयू एमएलए, ये अशोक कुमार साहब के बेटे हैं। अनुराज नीतीश कुमार के भतीजे हैं। अभी तक ये नीतीश कुमार का कामकाज देखते थे, लेकिन इन दिनों निशांत के सबसे करीबी अगर कोई माना जाता है तो ये अनुराज है, जो कि उनके भांजे हैं। टीम निशांत के लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। हम ही नहीं, हम ये मानते हैं कि पूरे बिहार का युवा जो है एक तरीके से उनकी तरफ देख रहा है और सब लोग चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके जो है बिहार में बहुत कुछ करें। ऑब्वियस चॉइस था पार्टी के लिए, एक बाइंडिंग फोर्स कोई मुख्यमंत्री जी के बाद होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हैं, मार्गदर्शन देते रहेंगे, उन्हीं के डिसीजंस पे पार्टी चलती रहेगी, सरकार भी चलेगी, मगर एक कोई ऐसा चेहरा की जरूरत थी और कार्यकर्ताओं में लगातार कई वर्षों से भी डिमांड थी कि निशांत भी आए। और टीम निशांत की एक और खास बात है, वो भी आपको ध्यान रखिएगा, सोशल इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। इस टीम में विधायक के तौर पर 14 सदस्य हैं, इनमें सबसे ज्यादा 4 कुर्मी हैं और 1 कोयरी है। इसके बाद 3 राजपूत और 1 भूमिहार है। एक कायस को भी जगह दी गई है। दलित और ईबीसी वर्ग यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के 2-2 मेंबर्स को शामिल किया गया है। इस टीम की दूसरी सबसे खास बात यह है कि इसमें उम्र दराज अनुभवी के बजाय ज्यादातर युवाओं को चुना गया है। औसत उम्र को देखें तो 14 में से 13 विधायक करीब 32 से 36 साल के हैं। और आपको यह भी बता दें कि निशांत कुमार की खुद की उम्र 44 साल है। तो टीम निशांत के 14 में से 12 ऐसे लोग हैं जिनकी राजनीति अपने पिता या भाई की बदौलत है। यानी टीम निशांत बनाने से पहले उम्र, नेताओं के बेटे बेटियों और प्रोफेशनल बैकग्राउंड का खासा ख्याल रखा गया है। तो इस न्यू निशांत टीम के बनने के साथ ही अब इस पर एक संगीन इल्जाम भी लगा है, वो ये कि जो नीतीश कुमार परिवारवाद का विरोध करते थे वह परिवारवाद के पक्षधर बन गए लगते हैं। इस टीम में नीतीश कुमार के बेटे के अलावा उनके एक भांजे मनीष कुमार हैं, एक भतीजे अनुराज तो शामिल हुए ही। मनीष कई सालों से पार्टी का सोशल मीडिया का काम देख रहे हैं और अनुराज एक ट्रेंड पायलट हैं। ये दोनों नीतीश कुमार के बहुत करीबी, भरोसेमंद और परिवार के लोग हैं। लेकिन अब बेटे की मदद के लिए निशांत की टीम का सबसे अहम हिस्सा होने वाले हैं। तो जेडीयू में शामिल होते ही निशांत की राजनीतिक ट्रेनिंग भी अब शुरू हो गई है। वो अपने पिता की तरह ही मुस्लिम और हिंदुओं को साधने के लिए बैलेंस पॉलिटिक्स सीख रहे हैं। कुछ दिन पहले निशांत एक रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से जान पहचान बढ़ाई। दूसरी तरफ निशांत बख्तियारपुर के गंगा घाट पहुंचे थे, जहां वो गंगा आरती में शामिल हुए थे। नीतीश की विरासत को संभालने में निशांत कितना सफल होंगे ये अभी कहना मुश्किल है। कुछ सियासी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि निशांत की पर्सनैलिटी और पब्लिक अपीयरेंस को देखकर लगता है कि निशांत को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। निशांत राजनीति की कटीली जमीन पर कैसे फिट होंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल यही खबर चल रही है कि जब नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो निशांत कुमार बिहार के नए उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। बात पश्चिम एशिया में जारी जंग की, जिसके एक तरीके से 1 महीने पूरे हो रहे हैं। और आज इस दिन के हिसाब से देखेंगे तो आज 28वां दिन माना जाएगा, क्योंकि जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी। फरवरी का महीना 28 दिन का ही था, इसीलिए उसी दिन इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से सुस्त पड़ते अब दिखाई दे रहे हैं, तो वह इजराइल की सेना में हड़कंप की खबर आ गई है। इन सब के बीच ईरान का दावा है कि उसने सीज फायर पर अब तक कोई सहमति नहीं दी है। इन तमाम मुद्दों पर तो बात होगी, लेकिन पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देता हूं। बड़ी खबर यह कि सऊदी अरब के रियाद में 6 बैलिस्टिक मिसाइलें आज दागी गई। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 मिसाइलों को हवा में मार गिराया।
बल्कि 4 मिसाइलों या तो सुनसान इलाके में गिरी या फिर पास के समंदर में। इस हमले में किसी बड़े नुकसान की अब तक खबर नहीं है, लेकिन 6 मिसाइलें यूएई पर दागी गई थी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान युद्ध पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू में तीखी नोकझोंक की खबर भी इंटरनेशनल मीडिया दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन कॉल के दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। खबरों के मुताबिक इस कॉल के दौरान जेडी वेंस ने नेतन्याहू को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया इस युद्ध के लिए। बताया जा रहा है कि जेडी वेंस ने फोन कॉल में कहा कि नेतन्याहू ने ईरान में रिजीम चेंज को बहुत आसान बता दिया था, जो अब बहुत मुश्किल लग रहा है इस लड़ाई के करीब 28 दिनों के बाद। तो जेडी वेंस और नेतन्याहू के बीच आपस में नोकझोंक की खबर है। खाड़ी में जारी बारूदी बवंडर के बीच आज जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि खबर इजरायली डिफेंस फोर्सेस को लेकर है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस अपराजित कही जाने वाली आईडीएफ और मोसाद के हौसले क्या पस्त हो गए हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ यान जमीर ने अपनी सरकार को चेतावनी दी है, जिससे तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा हुआ है। तो वही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ाने वाली बात कह दी है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इजराइल के भीतर से वो आवाज उठी है जो बेंजामिन नेतन्याहू कभी नहीं सुनना चाहते थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ याल जमीर ने चेतावनी दी है कि मल्टीपल फ्रंट्स यानी कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ने के कारण सेना खुद में ही ढह सकती है। सिर्फ सेना ही नहीं, इजराइल के विपक्ष के नेता और पूर्व पीएम याइर लापिड ने भी नेतन्याहू सरकार को आईना दिखाया है। लापिड का कहना है कि इजराइल इस वक्त अपने अस्तित्व के सबसे बड़े खतरे से गुजर रहा है। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्ला, तीसरी तरफ हूती और अब सीधे ईरान। सवाल है कि क्या इजराइल के हाथ अब खड़े होने लगे हैं? मैं इजराइल के नागरिकों को चेतावनी देना चाहता हूं। हम एक और सुरक्षा आपदा का सामना कर रहे हैं। पिछले 13 वर्षों में मुझे याद नहीं आता कि कभी इतनी गंभीर चेतावनी दी गई हो, जैसी कल रात चीफ ऑफ स्टाफ जनरल याल जमीर ने राजनीतिक सुरक्षा कैबिनेट को दी है। जिस किसी ने भी उन्हें कल सुना वो ये नहीं कह पाएगा कि मुझे पता नहीं था। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्स ढहने की कगार पर है। लेकिन इजराइल की चिंता सिर्फ अपनी सेना की थकान नहीं है, असली सिरदर्द उत्तर से आ रहा है। डेली मेल की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि रूस ने ईरान को मॉडर्न मिलिट्री ड्रोन्स की खेप भेजनी शुरू कर दी है। ये पहला सबूत है कि मॉस्को अब खुलकर इस जंग में ईरान के साथ खड़ा है। आपने उन लोगों का जिक्र किया जिन्होंने यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत में तरह तरह की चिट्ठी पर दस्तखत किए थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पत्र लेखन कला के इन प्रेमियों ने आज मध्य पूर्व में चल रही कठिन और दुखद घटनाओं की शुरुआत के बाद अब तक कुछ भी नहीं लिखा है। पुतिन अमेरिका यूरोप के उन नेताओं पर चुटकी ले रहे थे जो यूक्रेन के युद्ध पर काफी एक्टिव थे, लेकिन अब ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों पर पूरी तरह चुप हैं। पुतिन ने जो बातें डायरेक्ट नहीं कही वो उनके विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कह दी। लीबिया नष्ट हो चुका है, अब वही चीज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ हो रही है। इसके अलावा ये लगातार दूसरी बार है जब ईरान पर आक्रमण हुआ है। बातचीत के बीच में आक्रामकता शुरू हो गई। रूस ने सीधे अमेरिका और उसके सहयोगियों पर आरोप लगा दिया है कि इस बार उनके हस्तक्षेप से स्थिति बदतर होती है, चाहे वो इराक, सीरिया या लीबिया हो। और अब ईरान के साथ भी वही हो रहा है। पुतिन के इस तेवर ने ईरान में जोश भर दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पुतिन का शुक्रिया किया है और उन्होंने कहा है कि रूस का साथ ईरान को जंग में प्रेरणा दे रहा है। सवाल उठता है कि क्या नेतन्याहू अब भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? इजराइल के पीएम बार बार दोहरा रहे हैं कि लक्ष्य पूरा होने तक हमला जारी रहेगा। हम ईरानी आतंकवादी शासन के लक्ष्यों पर लगातार जोरदार हमले जारी रख रहे हैं। कल रात हमने IRGC नेवी के कमांडर को मार गिराया था। ये हम और हमारे मित्र अमेरिका के बीच सहयोग का एक और उदाहरण है।
जिस तरह से रूस खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया है और इजरायली सेना के भीतर से बिखरने की आवाजें आ रही हैं, जाहिर है वो इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि ईरान में जारी हमलों में उन्हें अमेरिका का लगातार साथ मिल रहा है, लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं वो इससे बड़ी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की डेडलाइन 10 दिन बढ़ाई। ये आज अभी उन्होंने घोषणा की कुछ देर पहले। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पावर प्लांट्स पर अब 10 दिन और वो हमला नहीं करेंगे। 6 अप्रैल तक ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, अमेरिका ने भरोसा दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की अपील पर यह हमला बंद किया गया। वो ये कह रहे ईरान ने कहा था इसलिए हम हमला नहीं करेंगे, मियाद को 10 दिन और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर भले ही शुक्रवार तक की डेडलाइन अगले 5 दिनों के लिए बढ़ा दी हो, लेकिन खाड़ी में जमीन से लेकर समंदर तक हकीकत कुछ और बयां कर रही है। ईरान के भीतर इस वक्त युद्ध का जुनून सवार है। ईरानी मीडिया का दावा है कि 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड सैनिक तैयार किए जा चुके हैं। ईरान को डर है कि अमेरिका किसी भी वक्त जमीनी हमला कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बसीज और IRGC में भर्ती की होड़ लगी हुई है। हजारों की तादाद में युवा हथियार मांग रहे हैं। ईरान के सेना के ब्रिगेडियर जनरल अबोल फजल शेकराची ने वो धमकी दी है जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। जनरल शेकराची ने साफ कहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक किसी होटल में ठहरेंगे तो उस होटल को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। जब सभी अमेरिकी सैनिक किसी होटल में चले जाते हैं तो हमारे नजरिए में वो होटल भी अमेरिकी ठिकाना बन जाता है। हम चुप नहीं रह सकते। जवाबी कार्रवाई में हम वहीं हमला करेंगे जहां वे मौजूद होंगे। ईरान से बड़ी खबर आ रही है। ऑयल शिपमेंट को लेकर ईरान ने बड़ा दावा कर दिया। ईरान का पाकिस्तान पर गद्दारी का आरोप लगाया है। IRGC कमांडर सरदार हुसैन निजात ने दावा किया कि पाकिस्तान ने दुश्मन को अपने तेल टैंकर भेजे हैं। IRGC कमांडर ने यह भी कहा कि ईरान ने पाकिस्तान पर भरोसा किया, लेकिन इस्लामाबाद ने उसको धोखा दे दिया। दरअसल गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने अमेरिका को बतौर गिफ्ट 10 तेल टैंकर भेजे हैं और साथ ही इन पर पाकिस्तानी झंडे होने का दावा किया गया था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस युद्ध से जुड़ी हुई। इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबफ का नाम अपनी हिट लिस्ट से हटा दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसके पीछे पाकिस्तान की सीधी गुजारिश है। हालांकि इस मामले में पहले ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में UN में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावनी ने दावा किया था कि अमेरिका और इजराइल उनके शीर्ष नेताओं की हत्या की साजिश रच रहे हैं। राजदूत आमिर ने बाकायदा अब्बास अराक्ची और मोहम्मद बाकिर गलीबाफ के नाम का जिक्र किया था। अब यह समझिए कि जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत 10 से ज्यादा टॉप लीडरशिप की मौत के बाद अब आखिर इजराइल ने अब्बास अराक्ची और मोहम्मद बाकिर गलीबाफ को हिट लिस्ट से क्यों हटाया है। दरअसल इजराइल ने यह कदम किसी रहम की वजह से नहीं लिया, बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल्स को खुला रखने के लिए उठाया। अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री के साथ साथ बातचीत और कूटनीति का आज की तारीख में सबसे बड़ा चेहरा है। यही वो चेहरा है जिसे युद्ध शुरू होने के पहले अमेरिका और इजराइल बातचीत कर रहा था। अराक्ची की हत्या कर देने का मतलब होगा कि बातचीत के सभी रास्ते हमेशा के लिए बंद कर देना, जबकि मोहम्मद गालिबाफ ईरानी संसद के स्पीकर के साथ साथ यहां की सत्ता व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इजराइल का मानना है कि अगर वो अब इन नेताओं को निशाना बनाएगा तो इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग भी पड़ सकता है। अमेरिका के साथ साथ दूसरे पश्चिमी देशों का भी दबाव उस पर पड़ सकता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को निशाना बनाने से युद्ध ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। वहीं इसके जरिए इजराइल रणनीतिक मैसेज भी दे रहा है। इजराइल दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसका मकसद ईरान की पूरी सरकार को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसकी सैन्य क्षमता और परमाणु प्रोग्राम को चोट पहुंचाना है। अब एक और आपको वॉर का ब्रेकिंग दे देते हैं। युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में अमेरिका और इजराइल पर युद्ध थोपने का आरोप लगाया। ये बैठक ईरान, चीन और क्यूबा के अनुरोध पर बुलाई गई। अराक्ची ने कहा कि ईरान ने 2 परमाणु ताकत वाले देशों के पर थोपे गए गैर कानूनी युद्ध का वो सामना कर रहा है। और अब आपको एक और बड़ी खबर तेहरान से एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं।
ईरानी राष्ट्रपति, जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति, मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तेहरान के एक सुपरमार्केट का दौरा किया है। ये वीडियो कुछ देर पहले औपचारिक तौर पर रिलीज किया गया है। लोगों से बातचीत की है। युद्ध के दौरान एसेंशियल गुड्स की सप्लाई और कीमतों का खुद जाकर राष्ट्रपति ने जायजा लिया। जब देश पर हमले हो रहे हो और इजराइल अमेरिका से तनाव चरम पर हो, तब राष्ट्रपति का एक सुपरमार्केट में दिखना ये मैसेज है कि प्रशासन भी पूरी तरीके से नियंत्रण में है और लोगों को बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद सरकार उससे काम कर रही है। इस बीच एक और खबर तुर्की से आई है। बड़ी खबर है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल पर बड़ा आरोप लगाया है। रेसेप तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इजराइल की नेतन्याहू सरकार लेबनान पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि खाड़ी युद्ध की वजह से सबसे बड़ी कीमत मुसलमान को चुकानी पड़ रही है। एक और बड़ी खबर, ये हिंदुस्तान की खबर है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में खबर आई है। रामनवमी पर बवाल हुआ। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव का आरोप लगा है। पथराव के बाद दो समुदायों में हिंसक झड़प की खबर है। फिलहाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद में हालात को नियंत्रण में किया है, ये पुलिस का दावा है। मेरी सहयोगी पूजा मेहता फोन पर जुड़ रही है। पूजा, क्या अपडेट है? बिल्कुल सुमित जी, आपको बताते हैं कि आज रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी मुर्शिदाबाद के इस जंगीपुर इलाके में। तब अचानक हम जैसे कि तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि जो म्यूजिक सिस्टम चल रहा है जिस गाड़ी पर, उसी शोभा यात्रा के दौरान जो है पथराव किया जाता है और पथराव के बाद ही दोनों जो है कम्युनिटी में हिंसक झड़प होती है और जो लोग शामिल थे इस शोभा यात्रा में उनको गंभीर रूप से चोटें भी आई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लगातार सरकार की तरफ से अलर्ट किया जा रहा था और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अलर्ट किया जा रहा था कि सफिशिएंट फोर्सेस अवेलेबल है, वो सीएपीएफ को भी डिप्लॉय कर सकते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा में क्यों नाकामी हुई? और इसी तरीके से हमने देखा कि शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ और दोनों समुदाय के बीच में हिंसक झड़प हुई है। फिलहाल जो है कंट्रोल में सिचुएशन, पुलिस का दावा है, लेकिन लोकल लोग बता रहे कि अभी भी बेहद गंभीर और टेंस है पूरा इलाका। चलिए पूजा, आप नजर रखिए, आपके साथ आगे अपडेट्स भी हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो मुर्शिदाबाद में तनाव है। अब चक्रव्यूह में वक्त हो गया है पब्लिक व्यू का। शुरुआत करता हूं आज के पहले पब्लिक व्यू की, जो कि नीतीश कुमार की राजनीति पर है और अविनाश पांडे ने हमको भेजा है। जेडीयू ने ऐलान तो कर दिया कि नीतीश कुमार के बाद अब निशांत युग होगा। जनता का भरोसा जीतकर सुशासन बाबू बनना निशांत कुमार की असली चुनौती होगी। अगला पब्लिक व्यू बंगाल इलेक्शन को लेकर है। हिमानी रावत भेजती है हमको ये। बीजेपी हो या ममता, सबके अपने अपने दावे हैं, मगर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बंगाल चुनाव में जेनजी और महिला फैक्टर भी गेम चेंजर हो सकता है। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल शाम मुलाकात होगी 6:57 पर चक्रव्यूह स्पेशल के साथ।